हेलो एंड वेलकम बैक टू द सॉल्यूशंस। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आज की वीडियो पार्ट 3 है, मॉडल पेपर सॉल्यूशंस। और पार्ट 3 में हम सेक्शन सी डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किया था, जिसमें सेक्शन ए एंड सेक्शन बी डिस्कस किया गया था, एमसीक्यूज एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। आज हम डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन में आपके पास 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, और तीनों क्वेश्चन के आपके पास ये जो तीनों क्वेश्चन हैं, इन तीनों क्वेश्चन के आपके पास 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स हैं। अब इसको आप किस तरह अटेम्प्ट करेंगे, इसमें इसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस करने हैं। कोई भी 2 क्वेश्चंस का मतलब आपको 4 पार्ट करने हैं। कोई भी आप वो क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 चूज़ करते हो तो उसके दोनों पार्ट्स अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चन नंबर 6 चूज़ करते हो तो उसके दोनों पार्ट्स, और 7 चूज़ करते हो तो 7 के दोनों पार्ट्स। इस तरह से आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है, जो कि कह रहा है विच टर्म ऑफ दी एच पी, हमें सीक्वेंस दी हुई है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और ये हमारे पास पूरी सीक्वेंस दी हुई है हार्मोनिक प्रोग्रेशन पूरी। ठीक है। तो ये पूछ रहा है विच टर्म ऑफ दी एच पी, ये जो एच पी दी हुई है, इज इक्वल्स टू 2/33। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि हमें एन फाइंड करना है। इसको हम अपनी लास्ट टर्म सपोज करेंगे, ये जो है ना 2/33, इसको हम अपनी लास्ट टर्म सपोज करके हम एन फाइंड करेंगे, और ये देखेंगे कि कौन सी नंबर ऑफ टर्म पे ये वैल्यू हमारे पास एच पी में बनती है। ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, इसके सॉल्यूशन में पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डाल लूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 5, और इसका है पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 है। यहाँ पे हमें एक एच पी दी हुई है ना, तो हम क्या करेंगे कि एच पी की हेडिंग डाल के इस पूरी ये जो एच पी है ना, इसको लिख लेंगे। ठीक है। या पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम गिवन की हेडिंग डाल देते हैं। यहाँ पे जो हमें गिवन है वो हमारी ये एच पी है। ठीक है, जिसमें पहली टर्म है 6, 2 और 6/5। ठीक है। और इसके बाद ये कंटिन्यू है टिल 2/33। जैसे मैंने आपको बताया कि 2/33 को हम लास्ट टर्म सपोज कर रहे हैं, ताकि हम एन की वैल्यू निकाल सकें। ठीक है। इसके बाद ये हमें गिवन है। इसके बाद हमें जो रिक्वायर्ड है वो देख लेते हैं, क्या रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड जो है वो हमें है नंबर ऑफ टर्म्स, कि कौन सी टर्म है ये 2/33। ठीक है। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्ट दी कन्वर्ट एच पी टू ए पी। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि जब एच पी में एन फाइंड करना है ना, तो सबसे जो आसान तरीका होता है वो आप उसको ए पी में ले जाएं, और फिर आप इसको सॉल्व कर लें। ठीक है। तो यहाँ पे हम ए पी बना लेते हैं, एच पी को ए पी में कन्वर्ट करके। तो ए पी क्या होता है? एच पी और ए पी में रेसिप्रोकल का रिलेशनशिप है। तो जैसे यहाँ पे पहली टर्म 6 है ना, तो वहाँ पे 1/6 हो जाएगी ए पी में। तो ये आपके पास ए पी बनी है, उसमें आएगा 1/6 फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म बनेगी 1/2। ठीक है। थर्ड टर्म बनेगी 5/6, ऊपर 6/5 का, यहाँ पे 5/6 हो जाएगा। ठीक है। और इस तरह चलते चलते आप लास्ट टर्म तक आ जाएंगे, और यहाँ पे लास्ट टर्म हो जाएगी 33/2। वहाँ 2/33 था, यहाँ पे रेसिप्रोकल होकर 33/2 बन गया। ठीक है। अब अगर हम इस ए बी को सॉल्व करना चाहें, तो पहले तो यहाँ पे ये देख लें कि टी एन हम कहते हैं लास्ट टर्म। टी एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1। ठीक है। और डी, सही है ना, ये हमारे पास टी एन होती है। और यहाँ पे जो बराबर है टी एन, वो है 33/2 के। सही है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एन हमें फाइंड करना है। इसमें ये जो एन है ना,
ये हमें फाइंड करना है, हमें डी फाइंड हमें अच्छा एन की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है, डी भी नहीं मालूम, ए भी नहीं मालूम, तो हम इस इक्वेशन का भी सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पहले ए और डी निकाल लेते हैं, तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं फॉर ए एंड डी। ए क्या है, ए फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो ए के लिए, ए जो फर्स्ट टर्म है ना वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए इक्वल्स टू, और ए क्या है हमारे पास 1/6, ये हमारे पास ए है, तो मैं एज इट इज लिखूंगा ए की जगह पे 1/6। अच्छा सॉरी, ए जो है वो है 1/6, ठीक है। इसके बाद जो है फॉर डी, मैं डी के लिए क्या करूँगा कि डी होता है कॉमन डिफरेंस ना, तो मैं दो टर्म में से कॉमन डिफरेंस निकालूंगा, तो मैं क्या करूँगा कि ये 1/2 है, ठीक है, ये 1/2, इसमें से मैं 1/6 माइनस कर दूंगा, और कंफर्मेशन के लिए मैं 5/6 से 1/2 माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होगा 1/2 माइनस 1/6 ऑल्सो इक्वल्स टू 5/6 माइनस 1/2 विल बी इक्वल्स टू। अच्छा अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ ना, तो ये सॉल्व होगा, और इसके बाद मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 1/3, सही है। तो हमारे पास डी की वैल्यू आ गई 1/3। कैसे आई, मैंने इसका एलसीएम लिया, ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। मैंने अगर इसका एलसीएम लेना चाहूँ तो इसका एलसीएम आएगा 6 और 5 एज इट इज, माइनस 2 के टेबल में 3 से 6 आते हैं -3, तो ये हो गया 5 - 3/6, तो ये हो गया 2/6, 2/6 1/3 के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब मैंने डी भी निकाल लिया है, ए भी निकाल लिया है, और मैं एक चीज़ भूल गया, मुझे इसको इक्वेशन ए का नाम दे देना चाहिए था, इक्वेशन ए दे दो या इक्वेशन 1 दे दो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पुट ए इक्वल्स टू 1/6, डी इक्वल्स टू 1/3, सही है, इन ए, ठीक है। और यहाँ पे इक्वेशन ए इम्प्लॉइज दैट, ए की जगह पे आ गया 1/6, तो ये 1/6 फिर प्लस आ गया, और फिर आएगा n-1 और d की वैल्यू n-1, देन वी विल राइट वैल्यू ऑफ d which is 1/3 and it is equals to 33/2. Now this 1/6 goes towards right side and it will be subtracted from 33/2, n-1 multiply by 1/3 equals to 33/2 minus 1/6। नाउ यहाँ पे हमारे पास ये कुछ इस तरह होगा कि हम इसका एलसीएम लेंगे, तो ये मैं इक्वल्स टू के बाद वाला काम कर रहा हूँ, यहाँ पे एलसीएम आएगा 6, ठीक है। तो 6 2 के टेबल में 3 से आता है, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 33 × 3 विच इज़ इक्वल्स टू 99, और 1 अपनी जगह पे एज इट इज़, ठीक है। नीचे वाली लाइन पे आ जाते हैं, फिर क्या होगा, फिर जो n-1 है ये अपनी जगह पे एज इट इज़ रहेगा, और ये 99 -1 98 हो गया, ठीक है, और ये अपॉन में 6, और यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रहा था 3, यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, और ये 3 1 जा, 3 2 जा, 2 1 जा, और ये 2 के टेबल में 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, तो ये हो गया 49, सही है। तो ये बन जाएगा आपके पास n-1 will be equals to 49, then this -1 goes to right side and it will be added in 49, so n will become 50। तो ये हमारे पास n का आंसर आ गया। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि ये तो हमने ए पी कन्वर्ट करके n का आंसर निकाला था, तो भाई जो नंबर ऑफ टर्म
जैसे 50th टर्म अगर एच पी की 2/33 होगी तो 50th टर्म ए पी में 33/2 होगी, रेसिप्रोकेट टर्म। तो एन की वैल्यू जो है वो दोनों में सेम ही रहेगी, तो इसलिए ये हमारा आंसर हो गया एन। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। पार्ट 2 में हमारे पास दो चॉइसेस हैं। एक तो कह रहा है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इस एक्सपेंशन से, और कह रहा है फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, तो हम ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले हम पार्ट 2, ये होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2। तो हम पहले सवाल को गौर से पढ़ लेते हैं। कह रहा है फाइंड दी इन टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब उस टर्म में एक्स नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि एक्स की पावर उस टर्म में जीरो होगी। जब हम एक्सपेंड करेंगे ना तो इस तरह एक्सपेंड करना है कि उस टर्म में एक्स की पावर जो है वो जीरो हो, ताकि एक्स हमारे पास बिल्कुल मौजूद ना हो। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम हेडिंग लगाते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन की। ठीक है, इसके बाद हम जो है गिवन एक्सपेंशन को दोबारा लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से है कि अंडर रूट एक्स माइनस 2/x² और पावर होल पावर 10। तो ये कुछ इस तरह से है हमारे पास कि अंडर रूट में x माइनस 2/x² और यहाँ पे पावर है 10। ठीक है, अब मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिलाता चलूँ, जो इसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है TR+1। ठीक है, और ये NR ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है, सही है। AN माइनस R B ओनली R, ये हमने फॉर्मूला जनरल टर्म का पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले की मदद से काम करेंगे। तो इस फॉर्मूले में जो हमारे पास अननोन है ना, पहले हम उसको आइडेंटिफाई कर लें कि हमारे पास इस एक्सपेंशन में उस अननोन वो अननोन कहाँ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं हेयर। ठीक है, ए जो है हमारे पास वो बराबर होगा अंडर रूट एक्स के, जो हमारे पास बी बराबर होगा वो होगा -2x² से x² के, और यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू भी मौजूद है जो कि है 10। तो हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यूज मौजूद है। ठीक है, अब हम अगर इस फॉर्मूले में पुट करना चाहें तो हम देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है कि हम फॉर्मूले में पुट करते हैं तो क्या आता है हमारे पास। हमने यहाँ पे पुट किया, फॉर्मूला अप्लाई किया, TR+1 इक्वल्स टू, अच्छा n की जगह पे मैं 10 पुट कर देता हूँ, r की जगह पे r एक अननोन है अभी भी फ़िलहाल। a की जगह पे मैं, सॉरी मैंने a लिख दिया, a की जगह पे मैं a की वैल्यू पुट करूँगा जो कि है अंडर रूट में x। ठीक है, और इसके ऊपर पावर क्या आएगी 10 माइनस r। ठीक है, और b की वैल्यू पुट करता हूँ मैं -2/x², और इसकी पावर है सिर्फ r। अब जितनी भी x वाली टर्म्स है ना मैं उनको एक तरफ कर देता हूँ, और जो नंबर टर्म्स है ना मैं उनको एक तरफ कर देता हूँ, कुछ इस तरह से। यहाँ पे TR+1 जो कि इक्वल हो गया आपके पास ये 10 अपनी जगह पे और r अपनी जगह पे। बाय द वे ये जो मैं ब्रैकेट में इस तरह लिख रहा हूँ ना कि ये चीज़ है NCR, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ ब्रैकेट में कि n ऊपर r नीचे, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ये NCR है। ठीक है, कॉम्बिनेशन है। अच्छा -2 जो है अपनी जगह पे रहेगा, तो मैंने -2 को इस साइड पे लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे x की पावर है, इधर x की पावर है 1/2। ठीक है, और अगर मैं 1/2 को मल्टीप्लाई करूँ 10 से और -r से, तो 10 से मल्टीप्लाई करूँगा 1/2 को, 2 को, मतलब 1/2 को, तो 2 1 2 5 ये 5 हो जाएगा, और r से करूँगा तो r/2 हो जाएगा। सही है, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँगा अब। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, x पावर 5 माइनस r/2। ठीक है, अभी ये x है नीचे, इसको अगर r2 को मिले ना, 2 के ऊपर r है तो इसके ऊपर भी आएगा, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा x की पावर 2r, और ये डिनोमिनेटर में लिखा होगा। सही है, 1/। अब अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ
तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, एक्स की पावर -2r। अब अगर ये एक्स की पावर -2r और ये एक्स सेम बेसिस है, ये वाला एक्स सेम बेसिस है, तो मैं पावर ऐड करा दूंगा, तो यहाँ पे मैं ऐड करा दूंगा -2r को। सही है, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, मैंने बस ये जो x है ना, इस x की पावर को मैंने यहाँ पे ऐड करा दिया, बेसिस सेम थी, पावर मैंने ऐड करा दी। ठीक है, सिंपली मैंने ये काम किया। अच्छा, अब हमें ये पता है कि ये जो पूरी पावर आई है ना x की, 5 -r/2 और -2r, हमें क्या चाहिए, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो जिसमें x की पावर 0, तो ये पूरी पावर 0 के बराबर रखेंगे हम, ये पूरी पावर 0 के बराबर रखेंगे तो हमारी x की वैल्यू 0 आएगी ना। तो हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं कि फॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। उसके लिए क्या चाहिए होगा हमें, उसके लिए ये चाहिए होगा कि हमें -5 -r/2 और ये जो -2r है, इनको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करूँगा, मैं इधर एलसीएम लूँगा, तो इसका एलसीएम आएगा 2, मैं एलसीएम लिख लेता हूँ, एलसीएम मेरे पास आ गया 2। ठीक है, 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 के नीचे कुछ भी नहीं था, तो ये हो गया 10। 2 को r से मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि r बिल्कुल सही जगह पे है, और यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4r इक्वल्स टू 0। इसके बाद मैं इस 2 को इस 0 से मल्टीप्लाई करा के ख़त्म करा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 10 -5 r रह जाएगा इक्वल्स टू 0। अब मैं इस 5r को राइट साइड पे ले जाके पॉजिटिव 5r कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 5r। ठीक है, और ये 5 1 ज़ा और 5 2 ज़ा यहाँ पे कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे हमारे पास बन गया r की वैल्यू में r इक्वल्स टू 2, तो हमारे पास r की वैल्यू आ गई 2। अब हम इस 2 वैल्यू को इस, यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन का नाम भी दे देता हूँ, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। ठीक है, पुट r इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ पे आ गई r+1 इक्वल्स टू, अब मैं इसको 10c r की फॉर्म में लिखूंगा, तो r क्या 10c2। ठीक है, और यहाँ पे -2, इसके ऊपर पावर थी स्क्वायर, और मुझे तो पता है x मैंने पूरा 0 रखा है, तो मैं डायरेक्ट 0 लिख दूंगा। अच्छा, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, तो ये जो है नेगेटिव साइन बिकॉज ऑफ इवन पावर, ये हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा t3 विल बी इक्वल्स टू, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 180 आंसर आपको देगा। डायरेक्ट आप कैलकुलेटर में पुट करें और इसको सॉल्व कर लें, तो ये आपके पास टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आ गई, जिसमें x की कोई पावर नहीं है, x बिल्कुल 0 है। ठीक है, इसके बाद इसके दूसरे पार्ट पर चलते हैं, जो कि हमें और करके दिया हुआ है, वो भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, उसमें हमें क्या दिया हुआ है, उसमें हमें ये दिया हुआ है कि मिडिल टर्म फाइंड करनी है हमें इस एक्सपेंशन की, a/y माइनस y/a पावर 12। ठीक है, तो हम यहाँ पे पार्ट कर रहे हैं, जो कि है और चॉइस में पार्ट था ये। ठीक है, और हमें यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है वो हम बता देते हैं, हमारे जो हमें रिक्वायर्ड है वो है मिड टर्म इक्वल्स टू, इसको हम अगर MT से ज़ाहिर करते हैं तो भी कोई मसला नहीं होगा, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और फिर हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
अच्छा, सॉल्यूशन में हम पहले वो एक्सपेंशन वापस कॉपी करते हैं। वो एक्सपेंशन था ए अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन ए, तो ये हो जाएगा ए अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन ए होल पावर 12। ठीक है, और हम बिल्कुल सेम काम करेंगे। सबसे बल्कि सेम काम करने से पहले या सेम एक काम कर लेते हैं कि हम हेयर ए बी और एन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। जो हमारे पास ए है वो होगा ए बाय वाई, ठीक है। जो हमारे पास बी है वो हो जाएगा माइनस वाई बाय ए, और जो हमारे पास एन है वो है 12। अच्छा, एक मैं आपको ट्रिक बताऊं, ये एमसीक्यू में भी आपको काम आएगी, कि जो आपके पास यहाँ पे एन की वैल्यू है ना, नंबर ऑफ टर्म उससे एक ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे टोटल जो इस एक्सपेंशन को खुलने के बाद टर्म्स आएंगी ना, टोटल टर्म्स वो आएंगी आपके पास 13 टर्म। अब अगर आप सोचो कि 13 एक है ऑड नंबर, सही है, एक ऑड नंबर है 13, तो इसका मतलब है कि जो नंबर मिडिल टर्म होगी ना वो एक होगी। अगर 13 एक अगर कोई इवन नंबर होता तो दो मिडिल टर्म होती हैं। जैसे मैं कहूँ 3 में एक ही मिडिल टर्म है 2, 1 से लेके 3 में 1 2 3 1 2 एंड 3 मिड टर्म क्या है, एक ही है क्योंकि ऑड नंबर है। 5 में मिड टर्म 3 है, ठीक है, लेकिन 4 को देखूँ मैं 1 2 3 4, तो उसमें 2 और 3 दोनों मिडिल टर्म हुई। तो इसका मतलब हुआ कि जब आपके पास n की वैल्यू इवन हो तो इसका मतलब है कि आपके पास एक्सपेंशन में ऑड टर्म्स आएंगे, तो इसका मतलब है कि आपके पास एक मिड टर्म होगी। तो आप इससे मिड टर्म निकाल भी लें। जो मिड टर्म निकालने का इधर फॉर्मूला होगा कि आपके पास n की वैल्यू जब इवन है तो आप मिड टर्म किस तरह निकालेंगे, n प्लस 2/2, ठीक है। और अगर आपने n प्लस 2/2 पुट किया तो ये हो गया 14/2 और ये हो गया 7, तो हम 47 फॉर टर्म 7, यहाँ पे हम r प्लस 1 लिखते हैं ना, तो t7 r क्या होगा, एक कम 6 हो जाएगा, n क्या है यहाँ पे 12, ठीक है, r है यहाँ पे 6, और a जो है यहाँ पे मैंने a क्या किया था, a अपॉन वाई, ठीक है, और n माइनस r, तो ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे b जो था वो y बाय a था और वो भी 6 हो जाएगा क्योंकि r 6 है। अब जो है यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है इसका, यहाँ पे जो इसका नेगेटिव साइन है ये वाला, ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? इसकी एक वजह है, यहाँ पे जो पावर आपको नज़र आ रही है ना, ये पावर, ये जो है आपके पास इवन पावर है, तो इवन पावर हमेशा नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देती है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो t7 बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी, टर्म नंबर 7 विच इज़ ऑल्सो अ मिड टर्म, और यहाँ पे मैं c एज इट इज़ 12c6, ठीक है, और यहाँ पे a की पावर वो a अपॉन वाई होल पावर 6, और यहाँ पे आएगा y अपॉन a होल पावर 6, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरी एक्सपेंशन पूरी ये टर्म आपस में कैंसिल हो रही है, ठीक है, और हमारे पास बचेगा t7 में सिर्फ t7 में हमारे पास बचा सिर्फ 12c6, और 12c6 अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास होगा 924। आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करें और आपकी वैल्यू आ जाएगी 924, तो ये हो गई आपकी मिड टर्म। और इत्तेफाक से यहाँ पे मिड टर्म भी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ y है कि आपके पास वेरिएबल नहीं आया जो आपके एक्सपेंशन में था, ठीक है। नंबर 6 पार्ट 1, ठीक है, इसमें कह रहा है कि 3 पॉइंट्स ए बी सी फ्रॉम अ ट्राइंगल फॉर्म अ ट्राइंगल, तो एक 3 पॉइंट्स हैं जो कि ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, सच दैट द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ देयर एंगल्स इज़ 1:2:3। तो एंगल्स का रेशियो हमें दिया हुआ है और यहाँ पे हमें कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ्स ऑफ द साइड्स, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, पहले यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1, अच्छा यहाँ पे हम पहले ट्राइंगल की तरफ आ जाते हैं। ये जो ट्राइंगल मैंने बनाया है इसको मैं लेबल कर लेता हूँ। ये हो गया हमारे पास ए, ठीक है, ये वाली साइड हो जाएगी हमारे पास बी, और ये हो जाएगा हमारे पास सी, ठीक है। ए वाली साइड पे जो एंगल होगा अल्फ़ा,
ठीक है, ये होगा बीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा गामा। ठीक है, मैं ज़रा इनको सही से बना लूँ। ये था अल्फ़ा और ये बीटा। ठीक है, अब हमें इन्होंने क्या दिया हुआ है, जो गिवन है ना वो हमारे पास, वो है अल्फ़ा इज़ टू बीटा इज़ टू गैमा इक्वल्स टू 1 इज़ टू 2 इज़ टू 3। ठीक है, और हमें रिक्वायर्ड जो है ना वो कुछ इस तरह है कि ये ए है, तो ये ए है, ठीक है, तो इसके सामने वाली साइड की लेंथ होगी ए, बी ये वाली साइड की लेंथ होगी, ठीक है, स्मॉल बी, और स्मॉल सी ये वाली साइड की लेंथ होगी, ये पूरी साइड की लेंथ, ये वाली पूरी साइड की लेंथ सी होगी। ठीक है, तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए इज़ टू बी इज़ टू सी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सही है, तो हमें ये फाइंड करना है। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हम पहले सपोज कर लेते हैं, हम कहते हैं कि लेट अल्फ़ा विल बी इक्वल टू थीटा। अब अगर मैंने अल्फ़ा को थीटा सपोज किया ना, तो अब यहाँ देखो कि अल्फ़ा और बीटा का आपस में क्या रेशियो है, 1:2। मतलब जितना अल्फ़ा होगा बीटा उसका डबल होगा और गैमा उसका 3 टाइम्स होगा। तो अगर मैंने अल्फ़ा को थीटा सपोज किया तो हम बीटा भी लिख सकते हैं। बीटा जो है इसकी 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 थीटा हो जाएगा। सही है, और जब बीटा हमने लिख लिया तो हम गैमा भी सपोज कर सकते हैं। गैमा हो जाएगा 3 थीटा। सही है, अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, सिंस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके बराबर होंगे, ये 180 डिग्री। ये कैसे बोल दिया मैंने, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ऑलवेज इक्वल्स टू 180। तो ये वही प्रॉपर्टी यूज़ हुई यहाँ पे। ठीक है, जब मैंने अब सपोज कर लिया कि ये तीनों थीटा हैं, वो इन तीनों को थीटा की फॉर्म में मैंने फॉर्म कर लिया, तो अब मैं इनकी थीटा वाली वैल्यूज़ पुट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दी, अल्फ़ा की जगह पे सिर्फ थीटा, बीटा की जगह पे 2 थीटा, ठीक है, और गैमा की जगह पे 3 थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू ये 180 डिग्री अपनी जगह पे रहा। ठीक है, 180 डिग्री। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इनको ऐड कर दूंगा क्योंकि ये सेम वैल्यूज़ हैं, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगी। तो ये कैसे ऐड होंगी, थीटा प्लस 2, तो ये हो जाएंगे आपके पास 6 थीटा टोटल। ठीक है, 6 थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, और अगर मैं कैंसिल करना चाहूँ ना यहाँ से डायरेक्ट, तो यहाँ पे आपके पास 6 1 जा, और उस तरफ 30 जा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा कि थीटा विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। सही है, तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। सही है, सिर्फ थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम अल्फ़ा बीटा और गामा की इससे वैल्यू लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, देयरफॉर अल्फ़ा चूंकि थीटा के डायरेक्ट इक्वल था, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू 30 डिग्री। सही है, अब बीटा की बारी, बीटा की जगह मैं लिखूंगा 2 इंटू 30 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। सही है, और
गैमा की जगह मैं लिखूंगा 3 × 30 डिग्री विच विल बिकम 90 डिग्री। सही है, यहाँ तक हो गया हमारा काम। अब हमें जो है ना अल्फ़ा बीटा और थीटा पता, अल्फ़ा बीटा और गैमा पता चल गए। ठीक है, अब हमें साइड्स का रेशो निकालना है। तो साइड्स के रेशो निकालने के लिए हम सोचेंगे कि कौन सा ऐसा लॉ है हमारे पास, या ट्राइंगल्स में हमने क्या चीज़ ऐसी पढ़ी है कि जिसमें साइड्स का रेशो आ सके। तो हम साइन लॉ की तरफ बढ़ेंगे। साइन लॉ में हमने क्या दिखा था, साइन लॉ में हमने कुछ इस तरह की चीज़ पढ़ी थी कि ए अपॉन साइन अल्फ़ा, ठीक है, इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बीटा। कुछ इस तरह की चीज़ पढ़ी थी हमने। अब अगर सोचा जाए तो मैं अगर इस बी को इस ए के नीचे ले आऊँ और इस साइन को मैं ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूँ, कुछ इस तरह लिख दूँ ए अपॉन बी, और यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फ़ा अपॉन साइन बीटा। अगर मैं कुछ इस तरह से ये कर लूँ तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये जो ए टू बी का रेशो हमारे पास आ जाएगा और अल्फ़ा और बीटा हमें पता चल गए। तो हम क्या करेंगे कि साइन लॉ की मदद से हम ये साइड्स के रेशियोज फाइंड करेंगे। ठीक है, हम 2 दफ़ा ये साइन लॉ अप्लाई करेंगे और उसकी मदद से हम ये फाइंड करेंगे। सही है, तो आए साइन लॉ अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ साइन क्या कहता है, लॉ ऑफ साइन कह रहा है कि ए अपॉन साइन अल्फ़ा विल बी इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बीटा। सही है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि अगर मैं ए बाय बी निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा अपॉन साइन बीटा, और अल्फ़ा बीटा की हमें वैल्यूज़ पता है तो हम इसमें पुट कर देंगे। सही है, अब हमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ पता है। तो हम इसमें पुट कर देते हैं अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़। यहाँ पे हम लिखते हैं ए इज़ टू बी इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा की जगह पे मैं लिखूँगा साइन 30 डिग्री। ठीक है, और बीटा की जगह पे मैं लिखूँगा साइन 60। सही है, अब अगर हम इनकी वैल्यूज़ देखें तो साइन 30 डिग्री जो है वो होता है आपके पास 1/2, और साइन 60 √3/2। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा ए बाय बी 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। इस 2 से इस 2 को हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा ए अपॉन बी इक्वल्स टू 1/√3, और मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, और ए इज़ टू बी विल बी इक्वल्स टू 1/√3। अब हमें दूसरा रेशो फाइंड करना है। ठीक है, तो हम दूसरे रेशो के लिए क्या करेंगे, सेम वही कि अब हम ले लेते हैं बी और सी को। सही है,
तो ये हो जाएगा बी अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन साइन गैमा। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा बी अपॉन सी विल बी इक्वल्स टू, अब साइन बीटा की जगह मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ साइन 60, ठीक है, साइन 60, और नीचे हो जाएगा साइन 90, गैमा की जगह पे 90 आ जाएगा। अब साइन 90 1 के बराबर होता है, लेकिन ऊपर जो है साइन 60 वो होता है अंडर रूट 3 अपॉन 2 के, तो ये बी अपॉन सी कुछ इस तरह बनेगा अंडर रूट 3 अपॉन 2, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि बी इज़ टू सी इक्वल्स टू अंडर रूट 3:2। मैंने इसको 1 का नाम दे दिया इक्वेशन 1 या रेशो 1, और ये रेशो 2। अब इनको आपस में कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग 1 एंड 2, सही है। तो हम यहाँ पे इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग किस तरह होगी, कि ये जो 1 है इसमें a इज़ टू b, और जो 2 था उसमें b इज़ टू c था, ठीक है, दोनों में इक्वल्स टू, यहाँ पे था a इज़ टू b 1:3 अंडर रूट 3 सॉरी, और यहाँ पे था अंडर रूट 3:2। अभी बीच वाली वैल्यू सेम है, हम इनको एक साथ भी लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि a इज़ टू b इज़ टू c, ठीक है, इक्वल्स टू 1:3:2, और ये हमारा फाइनल आंसर है। और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2, ठीक है, जिसमें हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं इसने। एक है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y, सॉरी 3/x प्लस 2/y इक्वल्स टू 2। यहाँ पे थोड़ा अनक्लियर लिखा हुआ है क्योंकि वो पीछे इनका लोगो भी प्रिंट हुआ है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची का, लेकिन कोई मसला नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये लिखा हुआ है इधर, हमें इसको, इसका मतलब बेसिकली हमें इसको सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन सेट बनाना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम पहली इक्वेशन लिखते हैं जो कि हमारे पास दी हुई है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम भी दे देना है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है, 3/x प्लस 2/y इक्वल्स टू
2, और ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। सही है। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर इक्वेशन 2। कंसीडर इक्वेशन टू इम्प्लॉइज दैट, सॉरी कंसीडर हम इक्वेशन 1 करेंगे, इक्वेशन 2 नहीं करेंगे कंसीडर। क्योंकि उससे सॉल्व करना आसान होगा। इक्वेशन 1 ली हमने, कंसीडर की। इक्वेशन 1 में था x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, हम यहाँ से x अलग कर लेंगे, तो x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, और मैं इसको इक्वेशन ए का नाम दे देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि पुट ए इन 2। मैं इक्वेशन ए को इक्वेशन 2 में पुट कराऊंगा। ठीक है, तो कुछ ये इस तरह बन जाएगा, इक्वेशन 2 इम्प्लॉइज दैट ये 3 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस वाई एक्स की जगह पे, और प्लस 2 अपनी जगह पे रहा और y अपनी जगह पे आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू 2। अच्छा, अब मैं इसका एलसीएम लूँगा, तो यहाँ पे एलसीएम कुछ इस तरह से आएगा कि 3 के साथ, ये जो 3 है 3 के साथ y आ जाएगा। ठीक है, प्लस 10 माइनस 2y, ये मैं थोड़ा डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ। इसके बाद जो डिवाइड में था वो था y और 5 माइनस वाई, और इक्वल्स टू 2। मैंने क्या किया, बेसिकली ये दोनों का एलसीएम लिया मैंने, ये जो दो हैं इन दोनों का एलसीएम लिया। तो एलसीएम लेते हैं तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, दोनों दोनों मैंने लिख दिया एज इट इज़। और मैंने इसके 3 के नीचे 5 माइनस वाई था, वाई नहीं था सिर्फ, तो मैंने वाई से मल्टीप्लाई करा दिया और इसको 2 को इससे मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, तो ये हो गया 2 5 10 माइनस 2y, तो मैंने ये इस तरह डायरेक्ट लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं सिंप्लीफाई भी कर देता हूँ, y प्लस 10 y प्लस 10 विल बी इक्वल्स टू, अब मैं इसको एक तो y को 5 से और इस y को y से मल्टीप्लाई करूँगा, और फिर इनको 2 से मल्टीप्लाई भी करा दूंगा। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 5y माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हो गया आपके पास y प्लस 10। अच्छा, मैं इस 2 को इससे भी मल्टीप्लाई कराऊंगा और इससे भी मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो ये जगह 2 5 10, और यहाँ पे प्लस 10y है, दूसरी तरफ जाएगा, ये हो गया माइनस 10y। ठीक है, और जहाँ तक बात है इसकी, तो ये हो जाएगा प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, और मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा। ये सिंप्लीफाई को इस तरह से होगा कि 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 10 विल बी इक्वल्स टू 0। सही है, अब मैं अगर इसको
वो करना चाहूँ, फैक्टराइज करना चाहूँ, तो इसके फैक्टर्स इस तरह बनेंगे, 2y² माइनस 4y माइनस 5y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। और मैं अब अगर इसमें से कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 2y कॉमन आ गया, ठीक है, y माइनस 2, यहाँ पे मैं -5 कॉमन लूँगा, -5, और ये हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे दो फैक्टर्स आ जाएंगे, y माइनस 2 और 2y माइनस 5। विल बी इक्वल्स टू 0। सही है। अब मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूँगा, आइदर और करूँगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइदर और, ठीक है, या तो y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है, या तो 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 2, सिंपल। तो हमारे पास y की एक वैल्यू आ गई, y इक्वल्स टू 2। सही है। दूसरी y की वैल्यू के लिए 2y इक्वल्स टू 5, और ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 5/2। तो आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई y की। अब हमने y तो निकाल लिया, अब हमें x निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 2 इन a। a क्या थी, x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, तो -2, x विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3। तो x की एक वैल्यू आ गई हमारे पास 3। सही है। और यहाँ पे भी हम यही करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 5/2 इन a, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 5 माइनस 5/2, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 5/2। तो यहाँ पे हमारे पास 2x और 2y की वैल्यूज़ आ गई, दो वैल्यूज़ x की, दो वैल्यूज़ y की। अब हम इनके क्या बनेंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर किस तरह बनेगा, x और y का। तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 थी, किससे आई थी, y की वैल्यू 2 से, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू 5/2 आई, क्या पुट करने से आई, y की वैल्यू 5/2। ये हमारे पास दो ऑर्डर पेयर आ गए। अब हम यहाँ पे एस एस बना लेते हैं। एस एस मीन्स सॉल्यूशन सेट, क्योंकि सॉल्यूशन सेट आपके आंसर में होना ज़रूरी है, इसलिए हम सॉल्यूशन सेट भी बनाएंगे। इसको आंसर करने का तरीका यही होता है कि आप सिर्फ सॉल्यूशन सेट बना दो तो उसका आंसर कंप्लीट हो जाता है, 5/2। और ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेक्शन सी में, ठीक है। उसका पार्ट 1, उसके पार्ट 1 का क्वेश्चन है कि प्रूव एनी ऑफ द टू। अच्छा, एनी ऑफ द टू में हमें 3 पार्ट्स दिए हैं, ए, बी एंड सी। तो हम पहले ए पार्ट प्रूव करेंगे। ए पार्ट में हमने प्रूफ की हेडिंग डाली और लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर की cos 4x, उसको हमने इस तरह ब्रेक कर दिया 2x + 2x में। इसके बाद हम इसके फर्दर आगे जाते हैं। फर्दर आगे हम इस तरह इसको सॉल्व करेंगे कि ये जो है ना एक फार्मूला खुलेगा cos अल्फ़ा + बीटा का। तो उसका फार्मूला होता है cos अल्फ़ा
कॉस बीटा माइनस साइन एल्फ़ा साइन बीटा, जो कि बराबर हो जाएगा आपके पास यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x। अब यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इस तरह से हम इसको ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं के कॉस 2x माइनस साइन, तो यहाँ पे 2x है 2x, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस 2x प्लस साइन 2x। ठीक है, इसके बाद हम इसको मज़ीद जो है सिंप्लीफाई करेंगे। वो इस तरह से कि हम इसको खोलेंगे, ये जो 2x है इनकी आपस में एक इसके आपस में एक नहीं, हम इसको इस तरह खोलेंगे कि जो 2x है ना, इसको हम x प्लस एक्स में फिर दोबारा इसको हम खोलेंगे। तो ये किस तरह हो जाएगा, कॉस x प्लस एक्स माइनस साइन x प्लस एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस x प्लस एक्स प्लस साइन x प्लस एक्स। हमको जैसे इस तरह ओपन करेंगे। ठीक है, इसके बाद ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके फॉर्मूले ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स यहाँ पे माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन खुला, फिर इसके बाद माइनस, और ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, और अगले के साथ माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पे होगी, कॉस एक्स प्लस यहाँ पे माइनस साइन एक्स, बट यहाँ पे जो है वो प्लस है तो प्लस ही आएगा, प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू अब ये कुछ इस तरह ब्रेक होएगा कि ये ब्रेक नहीं, पहले इसको हम एक फॉर्म में एक इसकी फॉर्म बनाएंगे। कि ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे जो है साइन एक्स और कॉस एक्स है। ठीक है, ठीक है, अच्छा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, और यहाँ पे हो जाएगा -2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट भी सेम एज इट इज़ आएगा, जिसमें यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अच्छा, अब इसके बाद ये होगा कि ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं ना, इसको हम इस तरह बना लेंगे कि ये ए है, ये वाला पोर्शन, और ये बी है, तो ये ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल पावर स्क्वायर माइनस
4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये इस तरह फॉर्म हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसको ओपन करेंगे। ठीक है, इसको किस तरह ओपन करेंगे, इसको कुछ इस तरह ओपन करेंगे कि कॉस 4x प्लस साइन 4x। ठीक है, और ये हो जाएगा -2 कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स -4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये कुछ इस तरह से ब्रेक हो रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये हम दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे ऐड। और अगर हम यहाँ पे साइन की पावर 4 को अगर हम इस तरह लिख दें कि साइन 2 साइन स्क्वायर की पावर स्क्वायर, तो फिर ये ब्रेक हो जाएगा किसी चीज़ में। वो इस तरह से होगा कि कॉस पावर 4x, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर -6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमें पता है साइन की ज़रूरत ही नहीं है हमें आंसर में, तो हम ये साइन को रिप्लेस कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर देंगे कुछ इस तरह से, कॉस 4x प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर -6, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ पे फिर कुछ इस तरह बन जाएगा कॉस 4x प्लस 1 प्लस कॉस 4x -2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस ये 6 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 6 कॉस 4x, 6 कॉस 4x और ये 2 कॉस 4x, ये मिलके बन जाएंगे 8 कॉस 4x और ये दोनों मिलके बन जाएंगे -8 कॉस स्क्वायर एक्स और 1 अपनी जगह पे। ये हो गया आपके पास राइट हैंड साइड के बराबर और ये हो गया आपके पास प्रूफ्ड। ठीक है, इसके बाद इसी का नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट, जो कि इसके साथ ही दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस साइन फाई डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस साइन फाई इक्वल्स टू 10 थीटा प्लस फाई बाय 2, नीचे लिखा हुआ है 10 थीटा माइनस फाई बाय 2। ठीक है, ये भी हमें प्रूफ करना है, इसमें भी हम प्रूफ की हेडिंग डालेंगे। ठीक है, और अब हम यहाँ पे काम शुरू करते हैं। काम हम शुरू करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड से ही। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास दी हुई है साइन थीटा प्लस साइन फाई अपॉन साइन थीटा माइनस साइन फाई। ठीक है, कुछ इस तरह से हमें ये दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम वो लगाएंगे सम टू प्रोडक्ट फार्मूला के साइन u प्लस साइन v इक्वल्स टू 2 साइन u प्लस v अपॉन 2 कॉस u माइनस v अपॉन 2, और इसी तरह से माइनस वाला फार्मूला, तो हम इसमें वो वाले फार्मूले अप्लाई करेंगे u प्लस साइन u प्लस साइन v वाले, साइन u प्लस साइन v वाले सम टू प्रोडक्ट। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा 2 साइन, ये हो जाएगा थीटा प्लस फाई बाय 2 कॉस थीटा माइनस फाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉस थीटा प्लस फाई बाय 2 साइन थीटा माइनस फाई बाय 2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब आप देखो, अगर मैं बता सकूँ,
ये आपको ब्लैक से मैंने एक छोटा सा हिस्सा बनाया है। ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये वाला, ये पूरा आप थीटा समझ लो, थीटा प्लस 5/2 को एक आप एंगल समझ लो। कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, और ये जो है कॉस अपॉन साइन ये होता है कॉट। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह कुछ लिख लूँगा कि 10 थीटा प्लस 5/2 ये मेरा एंगल आ गया। यहाँ पे आ जाएगा कॉट थीटा माइनस 5/2। अब ये जो है इसको पहले मैं ठीक है, मैं इसको ऊपर वाले पोर्शन में लिख रहा हूँ। यहाँ पे ये क्या होगा, ये यहाँ पे कॉट है ना, कॉट को मैं अगर 1/10 लिख दूँ तो कोई मसला नहीं होगा, तो मैं इसको इस तरह लिख दूँगा 10 थीटा प्लस 5/2 डिवाइडेड बाय 10 थीटा माइनस 5/2। इसको मैंने कॉट को 1/10 लिख दिया और ये हमारे पास प्रूव हो गया राइट हैंड साइड के प्रूव्ड। अच्छा, हमारे पास इसकी का नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट सी। ठीक है, उसमें हमारे पास दिया हुआ है साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 2। हमें ये प्रूव करना है। अब इसको हम किस तरह प्रूव करेंगे, ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए ठीक है हम इसको प्रूव करना शुरू करते हैं। ये कुछ इस तरह प्रूव होगा कि हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, उसको दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन 3 थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो गया। अब अगर आप ये देखें तो ये साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन रही है। तो ये हो गया साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, साइन 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। इसके बाद ये हो जाएगा साइन 2 थीटा के, और ये अपनी जगह पे साइन थीटा कॉस थीटा। अब अगर मैं साइन 2 थीटा को ओपन करूँ ना तो ये कुछ इस तरह बनता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, ये इससे कैंसिल। ठीक है, इक्वल्स टू 2 बचा हैंड में, ये किसके बराबर है राइट हैंड साइड के, और ये हो गया प्रूव्ड। सही है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 जो है ना वो हमें दिया हुआ है। पार्ट 2 में हमें कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ द टू साइड्स ऑफ द द मेजर ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 4 and 5 यूनिट्स, फाइंड द थर्ड साइड सो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 6 स्क्वायर यूनिट्स। ये कुछ इस तरह की बात कर रहा है कि यहाँ पे एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, और उसकी साइड की लेंथ दी हुई है। सपोज़ कर लो कि ये वाली साइड है 5, ये वाली साइड है 4। ठीक है, ये बी है और ये ए हो गया। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, हमें फाइंड करना होगा सी, जबकि इसका एरिया दिया हुआ है हमें 6 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो हम इसको किस तरह सॉल्व कर दें, पहले हम
गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमें दिया हुआ है एरिया 6 स्क्वायर यूनिट्स, ए की लेंथ दी हुई है 5, बी की लेंथ दी हुई है 4 यूनिट्स। ठीक है। अच्छा, अब हम इधर क्या करेंगे, इधर हम कुछ इस तरह करेंगे। पहले रिक्वायर्ड करेंगे डाल लेते हैं, सॉल्यूशन। रिक्वायर्ड में हमें चाहिए सी, ठीक है। और सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं। हमें पता है कि एक चीज़ होती है एस, जो कि हमारे पास एरिया के फॉर्मूले में यूज़ होती है, उसका कुछ इस तरह का फॉर्मूला होता है। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एस में हमें सी नहीं पता ना, बाकी सब पता है, तो हम बाकी सब की वैल्यू डाल के एस की एक वैल्यू बना लेते हैं। जैसे एस बना लेते हैं एक, कैसे, एस हमें ए भी पता है, बी भी पता है, 5 + 4 + c = 2, एस इक्वल्स टू, और हमारे पास 9 + c/2, ये हमारे पास एस आ गया। ये हमने एस की वैल्यू फॉर्म कर ली। अब हम क्या करेंगे, एस माइनस ए फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 + c/2 - a इक्वल्स टू, ये हो जाएगा वो तो a की जगह पे हम 9 + c/2 क्या रखेंगे, a की जगह पे -5, ये बन जाएगा a - 1, वो सॉरी c - 1, सॉरी c - 1/2। ठीक है। इसी तरह से हम s - b और s - c फाइंड कर लेते हैं। s - b के लिए हम क्या पुट करेंगे, 9 + c/2 - 4 इक्वल्स टू, ये बन जाएगा आपके पास c + 1/2। ठीक है। और ये हो जाएगा s - c विल बी इक्वल्स टू 9 + c/2 - c विल बी इक्वल्स टू, ये बन जाएगा आपके पास 9 - c/2। अब हम इसमें एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। सिंस एरिया का फॉर्मूला होता है √s, s - a, s - b, s - c। हमने सबकी वैल्यूज़ निकाली हुई हैं, तो हम इन सब की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। s की वैल्यू है 9 + c/2, s - a की वैल्यू है c - 1/2, s - b की है c + 1/2, और इसकी वैल्यू है 9 - c/2। ये जितने अपॉन 2 हैं, 4/2 हैं, 2 के पेयर बनेंगे और बाहर आ जाएंगे, तो ये 4 बाहर आएगा। ठीक है। √, अब ये हो जाएगा 9 + c, 9 - c, c - 1, c + 1, ये कुछ इस तरह से अंदर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे मैं एरिया लिख के स्क्वायरिंग भी करा देता हूँ। एरिया हमारे पास 60 इसकी वैल्यू, और मैं अगर स्क्वायरिंग करूँ तो 36 1/4, और ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर, c का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और ये 4 सॉरी और जब मैं इसको स्क्वायरिंग कराऊंगा तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 की स्क्वायरिंग कराई तो 16 भी हो जाएगा, और 16 × 36 अगर मैं कर दूँ तो ये हो जाएगा 576 विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 81 c²। ठीक है, -c4 -81 प्लस c², और ये टोटल इक्वेशन बन जाएगी c4 -82 c² प्लस 657 = 0। अब हम इस पे जो है फैक्टराइजेशन अप्लाई करेंगे। फैक्टराइजेशन के बाद इसकी दो वैल्यूज़ आएंगी, एक आएगी c = 3 और एक आएगी c =
√73 जो कि अप्रॉक्स इक्वल टू होगा 5.84 के। सही है। अब एक सेंसिबल बात होगी कि ये कभी भी 8 मतलब अगर आप देखो तो एक साइड की लेंथ है 5, एक साइड की लेंथ है 4, ठीक है, और एक साइड की लेंथ हो गई 8.5, मतलब तकरीबन इन दोनों साइडों का सम, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आंसर होगा हमारे पास ये C = 3। अच्छा, इसके बाद जो है इसी का दूसरा ऑप्शन में चॉइस में एक क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि इन द एक्सपेंशन ऑफ, एक एक्सपेंशन दिया हुआ है हमें, उसमें जो है ना हमें ये फाइंड करना है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट, पहले फाइंड नहीं करना बल्कि बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ 4th एंड 13th टर्म आर इक्वल टू ईच अदर, फाइंड द 11th टर्म। हमें 11th टर्म फाइंड करनी है उस एक्सपेंशन में, ठीक है। तो हम पहले एक काम करते हैं, फिर तो हम सिंपल सॉल्यूशन की हेडिंग डाल दी, ठीक है, और काम को शुरू करते हैं। तो जो हमारे पास एक्सपेंशन दिया हुआ है ना, कुछ इस तरह से है, x² + 1/x पावर m, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि m कैन बी एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। बाइनोमियल कोफिशिएंट का मतलब होता है NCR, जो कोफिशिएंट के साथ NCR वाली टर्म लिखते हैं ना, वो बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है। और सिर्फ कोफिशिएंट जो है ना, वो इन एक्सपेंशन में A और B के कुछ नंबर्स भी होते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले m की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ 4th टर्म वो है कुछ MC3। अच्छा, अब हमें कैसे पता चला कि MC3 लिखेंगे। 4th टर्म क्या होगी, 44। T4 जो है ना, वो कुछ इस तरह से होगा कि R+1, तो R क्या होगा 3, तब जाके आपके पास होगा। तो NCR, N यहाँ पे ये रहा और R 3 हो गया। अब हम इसी तरह से बिल्कुल कोफिशिएंट ऑफ 13th टर्म लिखेंगे, जो कि होगा NCR क्या होगा 12, ठीक है। हम इसको इस तरह से लिखेंगे, फिर इन दोनों को बराबर रखना है। तो ये हो जाएगा MC3 = MC12, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसको फॉर्मूला लगाएं तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल्स टू n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। मैं इसको पहले तो इनको कैंसिल कर दूंगा, इसको मैं इस तरफ और इसको इस तरफ भेज दूंगा। ये हो जाएगा m-12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय m-3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 12 फैक्टोरियल। अब मैं इस 12 फैक्टोरियल को ओपन करूँगा और इस m-3 फैक्टोरियल को ओपन करूँगा। अच्छा, फैक्टोरियल को ओपन करने का रिवर्स फैक्टर खोलने होते हैं, m-3 है तो इससे छोटा नंबर m-4 होगा। इसी तरह से हम खोलेंगे इसको, ये हो जाएगा m-12 फैक्टोरियल और यहाँ पे m-3 m-4, इस तरह से ये यहाँ तक पहुँच जाएगा m-12 फैक्टोरियल तक, ठीक है। अभी ये फर्दर भी ओपन होगा लेकिन हमें नहीं पता हद कहाँ तक है, तो इसीलिए हम इसको ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाएंगे। ये 3 फैक्टोरियल 12 × 11 × 10 ... 3 फैक्टोरियल तक हम इसको छोड़ेंगे, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और ये हो जाएगा 1/m-3 m-4 m-5 एंड सो ऑन इक्वल्स टू 12 × 11 × 10 एंड सो ऑन। अब हम इनको कंपेयर कर देंगे, ठीक है, बाय कंपेयरिंग। कंपैरिजन के बाद क्या होगा, m-3 को 12 से, m-4 को 11 से, m-5 को 10 से, ठीक है। कंपेयर कर लेंगे
3 बराबर है 12, m माइनस 4 बराबर है 11, m माइनस 5 बराबर है 10 के, m इक्वल्स टू 15, m इक्वल्स टू 15, m इक्वल्स टू 15। तो यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू आ गई जो कि है 15। सही है। अब हम इसको एक्सपेंशन बना लेते हैं वापस। एक एक्सपेंशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। टोटल टर्म्स होंगी इस एक्सपेंशन में कुछ आपके पास ज़्यादा होंगी, ठीक है। तकरीबन आपके पास होंगी 16 टर्म्स होंगी, ठीक है, फॉर 11 टर्म। फॉर 11 टर्म के लिए हम यहाँ पे ए ले लेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बी हो जाएगा आपके पास वन ओवर एक्स, ठीक है। एन हो जाएगा हमारे पास 15 और आर जो है हमारे पास 10। तो टी 11 इक्वल्स टू एन सी आर 15 कॉम्बिनेशन 10 स्क्वायर 15 माइनस 10 जो ये हो जाएगा 10, ठीक है। ये हो जाएगा 15 माइनस 10 5 और 5 इंटू 2 ये 10 हो जाएगा और ये भी 10। तो टी 11 विल बी इक्वल्स टू ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है। ये आप सॉल्व कर लेना, तो डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट कर लोगे तो भी ये हो जाएगा 10, ये कैंसिल हो जाएगा और टी 11 आपके पास, ये आपके पास टी 11 आ गया और ये आपका आंसर है।